किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ये सारा कुछ हमने कंप्लीट कर दिया। ये ये हमारा डन हो गया। ओके, उसमें कंटिन्यूअस सिस्टम होगा तब भी हम कैसे निकालेंगे वो सारी चीज, आप फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए, क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ये दो है मेरे पास। एक है मेरा बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, एक है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, है ना। बॉस आइंस्टाइन, एम आई ऑडिएबल? यस सर। ओके, दूसरा है मेरे पास फर्मी डिराक, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। दो स्टैटिस्टिक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, फर्मी डिराक एंड बॉस आइंस्टाइन। ओके, अब इन स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, इनमें वही चीज निकालते हैं जो पहले वाली में निकाल रहे थे। तो लेट मी, मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। अगर हम पार्टिकल के बारे में बात करें, पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर के बारे में बात करें तो पार्टिकल नेचर कैसा होगा। एक पॉइंट आता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर के बारे में बात करें तो पार्टिकल नेचर होगा हमारा डिस्टिंग्विशेबल होता है। कब? डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल होगा कब होगा, एंड एनी स्पिन, कब होगा, जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे, एमबी में। पार्टिकल नेचर की बात करें तो एमबी में इस तरह का पार्टिकल होता है। बट दूसरी जो स्टैटिस्टिक्स आती है उसमें कैसा होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल, ये तो आपको सभी को मालूम है। एंड इंटीग्रल स्पिन, इंटीग्रल और जीरो स्पिन पार्टिकल होता है जब हमारी बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। और पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबल, इंडिस्टिंग्विशेबल एंड हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। इसमें हम कौन सा बोल सकते हैं, फोटोन। फोटोन की बात करते हैं तो ये हमारा इस स्टैटिस्टिक्स में आएगा। हाफ, हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, हाफ, हाफ इंटीग्रल स्पिन, हाफ इंटीग्रल स्पिन होगा। ओके, तो ये कौन सी स्टैटिक्स आएगी हमारी, ये आएगी फर्मी डिराक स्टैटिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ पार्टिकल्स। इसमें हम बात करें प्रोटॉन की भी बात कर सकते हैं, प्रोटॉन हमारा फर्मी डिराक है। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन हमारा फर्मी डिराक है। तो ये सब हमारे फर्मी डिराक को बताते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शंस
पार्टिकल नेचर की बात हो गई। अगर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, रेस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें, अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस की बात करता हूं तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन पार्टिकल, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन पार्टिकल। पार्टिकल किसमें? मैक्सवेल में। मैक्सवेल में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। अगर हम बात करें देयर इज ऑल्सो नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर इज ऑल्सो नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन पार्टिकल। अगर हम बात करें कौन सी, बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ओके। बट इन केस ऑफ, जब हम बात करते हैं फर्मी डिराक में, और पार्टिकल्स ओबे पॉली एक्सक्लूजन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन केस ऑफ एफडी, फर्मी डिराक की अगर हम बात कर रहे हैं तब। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द थ्री टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक हमने पढ़ ली है, दो हमने पढ़ेंगे अभी। पता नहीं ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, क्या चक्कर है स्टूडेंट्स का। ओके अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, फेज स्पेस वॉल्यूम ऑफ वन सेल, वन फेज सेल। तो वन फेज सेल का जो फेज स्पेस वॉल्यूम होगा, दिस इज विजिबल और नॉट? ओके अगर हम फेज स्पेस वॉल्यूम की बात करें वन फेज सेल का, वन फेज सेल के फेज स्पेस वॉल्यूम की बात करें, तो मैक्सवेल में कोई फिक्स नहीं होता, एमबी में नॉट फिक्स, फिक्स नहीं होगा। रिमेंबर, कोई फिक्स नहीं होता।
बट फर्मी-डिराक स्टैटिक्स में, बीई में, वॉल्यूम ऑफ फेस सेल कितना होगा? फेस सेल की जो बात करेंगे वो होगा लगभग h। अगर हम 2 डायमेंशंस की बात करते हैं, 2 डायमेंशंस की बात करते हैं, लाइक 2 डायमेंशन से मतलब होता है हमारा dx और dy, dpx की बात करें तब इस तरह से ना। 2 डायमेंशन मतलब 6 डायमेंशनल स्पेस होती है फेज स्पेस, बेसिकली 2 डायमेंशनल स्पेस हो सकती है। इस तरह से अगर है तो ऐसे होगा। और ये वॉल्यूम हमारा कितना होगा? फेस सेल, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ फेस सेल कितना होगा? ये अभी हम पढ़ के हुए आए हैं। फेस सेल मैंने ये बता भी रखा है आपको। लगभग कितना होगा? एच स्क्वायर, अगर हम 4 डायमेंशंस की बात करें, dx, dpx, dy, dpy, ये 4 डायमेंशंस हो गई। यही वॉल्यूम हमारा कितना होगा? लगभग एच क्यू होगा जब हम 6 डायमेंशंस की बात करें। dx, dpx, dy, dpy, dz, dpz, इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से होगा। ओके, ये सेम कंडीशन हमारी रहती है फर्मी-डिराक में भी, यही रहेगी। फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में भी सेम रहेगी। h होगा तब 1d होगी, h स्क्वायर होगा 4d, 2d होगी, सॉरी 4d होगी, h क्यू होगा 6d होगी। तब ये स्थिति हमारी सेम ही रहती है। ओके, अगर इसी चीज को हम चेंज कर देते हैं, एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, इसी चीज को अगर हम चेंज कर दें, सॉरी, अगर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये हम पॉइंट्स है। हमारा पहला पॉइंट ये था पार्टिकल, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? रिस्ट्रिक्शंस, तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? फेज स्पेस वॉल्यूम। और अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा? फोर्थ पॉइंट है एनर्जी। एनर्जी की अगर बात करें, एनर्जी के रिगार्डिंग अगर बात करें, एनर्जी ऑफ एनर्जी will become zero at absolute zero temperature at T is equal to 0 डिग्री Kelvin. This is the absolute zero. ये हमारा क्या है? absolute zero है। तो जीरो टेम्परेचर पर बिल्कुल हमारा एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये सेम बात फॉर मैक्सवेल वाले के लिए ऐसा होता है, एमबी वाले के लिए, बीई बॉस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के लिए भी यही होता है। बॉस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए एनर्जी विल बिकम जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हेलो, हाँ जी, क्या हुआ? एनर्जी क्या हो जाएगी बॉस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए? एनर्जी विल बिकम जीरो, एट absolute जीरो टेम्परेचर। T is equal to 0 डिग्री Kelvin
अगर 0 डिग्री केल्विन पर जाते हैं तो एनर्जी हमारी बिल्कुल 0 हो जाएगी। बट अगर हम बात करें किसकी, फर्मी डिराक की, एनर्जी विल नॉट इक्वल टू 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। इक्वल टू 0 at absolute 0 temperature. Energy will not become 0 at absolute 0 temperature. इसका रीजन क्या है? What is the reason behind that? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी एनर्जी 0 हो सकती है 0 डिग्री टेम्परेचर पर, इसकी एनर्जी 0 हो सकती है 0 डिग्री टेम्परेचर को बिल्कुल 0 कर दें तो एनर्जी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन का यहाँ से ही चला था हमारा। बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या है? सारे जो पार्टिकल्स हैं, अगर टेम्परेचर फॉल कर जाता है तो सारे जो बॉस पार्टिकल्स हैं वो 0 लेवल में आ जाएंगे। ओके, एज यू नो, ये लेवल्स रहेंगे, ये एनर्जी लेवल्स हैं। ओके, ये मैं बोल रहा हूँ मैक्सवेल के लिए है, ये एनर्जी लेवल्स है फर्मी डिराक के लिए, सॉरी बॉस-आइंस्टीन के लिए, और ये एनर्जी लेवल्स है लाइक दैट फर्मी डिराक के लिए। तो ये इसकी 0 एनर्जी है, ये इसकी 0 एनर्जी है, इसकी 0 एनर्जी है। तो अगर टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर टेंड्स टू 0 डिग्री केल्विन, तो ऑल जो पार्टिकल्स हैं, ऑल पार्टिकल्स क्या करेंगे? गोज टू 0 स्टेट, फ्रॉम हायर स्टेट से फॉल कर जाएंगे। और ये पॉसिबल है, मैक्सवेल स्टैटिक्स में ये पॉसिबल है, क्योंकि एक एनर्जी लेवल पर कितने भी पार्टिकल रख सकते हो। सिमिलरली यहां पर अगर हम ऑल पार्टिकल्स की बात करें, goes to 0 स्टेट, अगर टेम्परेचर टेंड्स टू 0, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम गोज टू 0, फॉल कर रहा है 0 की तरफ, तो ऑल पार्टिकल्स फॉल कर जाएंगे इधर, है ना? the probability of finding the particle in 0 level is more. Okay, तो मीनिंग इज दैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बात करते हैं, तीन तरह की स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास। एक है मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स, एक है बॉस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। So I am talking about the energy of all three states. The energy of all three states, energy will become zero at absolute 0 temperature. At absolute 0 temperature, if you talk about the Maxwell-Boltzmann statistic. If you talk about the Fermi Bose-Einstein statistic, energy will become 0 at absolute 0 टेम्परेचर, और इसके लिए भी ये ठीक बिल्कुल सही चीज है। बट इफ यू टॉक अबाउट द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, द डिस्ट्रीब्यूशन, द पार्टिकल T tends to, if temperature goes to fall, देखो ये वाली चीज क्या कहलाती है?
जब मैंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जीरो स्टेट, जीरो एनर्जी स्टेट, दिस इज द एनर्जी, है ना, जीरो एनर्जी स्टेट, वन एनर्जी स्टेट, टू एनर्जी स्टेट, ये वन एनर्जी स्टेट, टू एनर्जी स्टेट, है ना, वन एनर्जी स्टेट, टू एनर्जी स्टेट, इस तरह से मेरी एनर्जी स्टेट्स है। लेट्स ओके, तो हम मैं कह रहा हूं कि जब मेरा एनर्जी, जब मेरा टेम्परेचर फॉल करेगा सिस्टम का, तो टेम्परेचर जैसे ही फॉल करेगा तो सारे जो पार्टिकल्स हैं मैक्सवेल की कंडीशन में भी जीरो में आ जाएंगे। मैक्सवेल की कंडीशन में सारे पार्टिकल्स जीरो स्टेट पे चले जाएंगे टेम्परेचर फॉल करते ही। अगर बॉस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पार्टिकल्स का, बॉस के तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, पार्टिकल किसी भी स्टेट्स में अवेलेबल हो सकते हैं, सारे यहाँ भी रख सकते हो, सारे यहाँ भी रख सकते हो, सारे यहाँ भी रख सकते हो। जैसे ही टेम्परेचर फॉल करेगा तो सारे पार्टिकल्स नीचे की ओर चले जाएंगे जीरो स्टेट पे। तो इसी को क्या बोलते हैं, इनके, ये किसने देखा, बॉस ने। तो ये बॉस ने देखा था कि पार्टिकल जीरो स्टेट में जा रहे हैं, तो इसको जब भी हम बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहते हैं। और बॉस जो हमारा साइंटिस्ट था, उसने आइंस्टीन की हेल्प से ये सारा काम किया, आइंस्टीन ने उसका काम को रिकमेंड किया, तब उसका ये काम कंप्लीट हुआ। तो एनर्जी एनर्जी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बट इफ यू टॉक अबाउट द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फर्मी डिराक जो पार्टिकल्स हैं वो पॉली एक्सक्लूजन का ऑबे करते हैं। अगर यहाँ पर एक ही पार्टिकल रह सकता है और यहाँ पर भी एक ही पार्टिकल रह सकता है, यहाँ पर भी एक ही पार्टिकल, हर एक स्टेट पे एक पार्टिकल रह सकता है, तो इसमें एनर्जी विल नॉट इक्वल टू जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इस केस में एनर्जी जीरो नहीं होगी, क्योंकि इस केस में एक स्टेट पे सारे पार्टिकल नहीं आ सकते। इसका रीजन ये है, आर यू अंडरस्टैंड, बिकॉज फर्मी एनर्जी विल नॉट, बिकॉज फर्मियन कैन नॉट ऑक्यूपाई सेम स्टेट। यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज fermions cannot occupy same state, सेम स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। आर यू अंडरस्टैंड, अगर हम फर्मियंस की बात करें तो फर्मियंस सेम स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पार्टिकल डज नॉट फॉल, है ना, पार्टिकल्स, इसमें कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फर्मी डिराक, बॉस आइंस्टीन, उसमें क्या है, इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस इसमें भी हो जाता है, बट ये सिंपल है, इसका आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसमें फॉल कर जाएंगे सारे पार्टिकल, जीरो लेवल पर आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स किस तरह से करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स oblique molecules, if you talk about the molecules in states, in energy states, एनर्जी स्टेट्स में अगर पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप की स्टैटिक्स है आपके पास। इफ यू टॉक अबाउट द मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स, if you talk about the Bose-Einstein statistics, if you talk about the Fermi-Dirac statistics, so there are three representation of statistics, three way of representation of statistics of the particle in the form of Maxwell, a classical way, or you can represent the quantum way. There are two quantum ways. One is the Bose quantum base, Bose-Einstein quantum base, and Fermi-Dirac quantum base. So in this statistics, classical statistics, the distribution of the particle is given by
n suffix I in different energy states, I energy states, Zi divided by e raised to power alpha beta Ei. So this is basically a representation of particles in the states, different states, how the particles are distributed in the different energy levels. I is the represent the energy levels. So in the ith energy levels, the particles can be distributed in this form. Here you all of you know alpha is equal to alpha is the basically minus beta mu. Mu is the chemical potential, alpha is the physicity of the particle, beta is the constant, that is 1 upon kT. This thing all of you know. But in case of फर्मी, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, कई बार ये फॉर्मूला ही आ जाता है. इन केस ऑफ फर्मी बॉस-आइंस्टीन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय Zi अपॉन G सफिक्स I अपॉन e रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा Ei. ये डिराइव नहीं कराना है मैंने, -1 यहाँ पर -1 आ जाता है. और इफ यू टॉक अबाउट द फर्मी डिराक में यह आएगा Gi अपॉन e रेज टू पावर अल्फा बीटा Ei +1. इसमें +1 आ जाएगा. ओके, इसमें क्या आ जाएगा +1, उसमें -1 आएगा. तो जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर, अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूं, एट हाई टेम्परेचर e raised to power beta Ei is very greater than 1. तो आप कह सकते हो बहुत ज्यादा बड़ा है 1 से, तो उसमें से कुछ निकल जाता है. e raised to power अल्फा बीटा Ei -1 को मैं लगभग लिख सकता हूं e raised to power अल्फा बीटा Ei. Similarly here at high temperature, इस पे हम e raised to power अल्फा प्लस बीटा Ei +1 को मैं लिख सकता हूं लगभग e raised to power अल्फा बीटा Ei. तो आप कह सकते हो एट हाई टेम्परेचर, देयरफॉर हम ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर एट हाई टेम्परेचर Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics behaves like a Maxwell statistics. Behaves like a MB, Maxwell statistics. मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स की तरह बिहेव करेगी एट हाई टेम्परेचर पर. हाई टेम्परेचर पर कैसे बिहेव करेगी? मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स की तरह बिहेव करेगी. ओके, तो हाई टेम्परेचर पर जो आपकी बॉस-आइंस्टीन है और फर्मी-डिराक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी. तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग आल्सो. ओके, अब नेक्स्ट थिंग हमारी क्या है?
अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, 6th पॉइंट। अगर मैं 6th पॉइंट के बारे में बात करूं तो इसमें हमने देखना है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। ये भी मेरा तीनों में स्टैटिक्स में अलग अलग से करना है। पहली स्टैटिस्टिक्स मेरी क्या है, मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स में अगर बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखें, बॉस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में अगर बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखें, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में अगर बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो मैक्सवेल में कैसे हम बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ बेस कैसे दे रखे हैं, इजिकल टू होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम इज जस्ट GI रेज टू पावर NI, रिमेंबर, है ना। और ये कब एप्लीकेबल होता है, इफ पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल्स अगर डिस्टिंग्विशेबल है तो हम इस तरह से नंबर ऑफ बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को दे सकते हैं। ओके इस तरह से हम क्या दे सकते हैं, नंबर ऑफ बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम बता सकते हैं। पार्टिकल्स हमारे कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल्स हैं तब। तो ये हमारा क्या है कि नंबर ऑफ बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से दे सकते हैं। रिमेंबर, ये फॉर्मूला भी हमने याद रखना है, पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है तब। और अगर दूसरा क्या है, दूसरा एक और फॉर्मूला होता है GI रेज टू पावर NI अपॉन NI फैक्टोरियल, if particles are indistinguishable, particles are indistinguishable, अगर इसमें हमारे पार्टिकल्स ज्यादा हो जाते हैं, फर्मी मैक्सवेल में भी ज्यादा हो जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, ना, लाइक हाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 10⁻23 ETC, अगर इतने हाई ज्यादा पार्टिकल्स हो जाते हैं तो उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। मैक्सवेल में भी डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाए, 4 पीपल्स की गैदरिंग में आप 4 पीपल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, बट 4 सपोज कर लो 1 लाख या 2 लाख पीपल्स की गैदरिंग हो जाए, और 1 लाख और 2 लाख पीपल्स की गैदरिंग हो जाए, बट दे आर डिफरेंट इन आइडेंटिटी। 1 लाख या 2 लाख की जो गैदरिंग हो जाए और वो सारे अपने अपनी आइडेंटिटी सबकी अलग अलग है, बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, है ना। उनके पास आइडेंटिटी होते हुए भी हम आइडेंटिटी कैन नॉट डिस्टिंग्विश, है ना। तो उनके इस कंडीशन में भी हमारा मैक्सवेल में भी हमारे इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं अगर उनका नंबर्स बढ़ जाए। तो उस केस में हमें ओम कैसे लगाना है, नंबर ऑफ बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन GI रेज टू पावर NI अपॉन फैक्टोरियल NI। ओके, और ये वाला हमारा ओम कितना होता है, GI अपॉन NI। अगर वो डिस्टिंग्विश हो पा रहे हैं, लेस नंबर है, तो GI रेज टू पावर NI लगा देंगे। रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो।
तो वेयर Ni क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Ni क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और Gi क्या है? नंबर ऑफ फेस सेल्स। ये हमें याद रखना है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ फेस सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसा कुछ है ये। अब हम बात करते हैं कि बॉस-आइंस्टीन में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को देते हैं। तो इसमें ओम की जो वैल्यू होती है वो हमें याद रखनी पड़ेगी। Ni प्लस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन Ni का फैक्टोरियल और Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद होना चाहिए। देखो ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाला भी फॉर्मूला, जो मैं हैश का सिंबल देता हूँ वो सब आपको याद करना है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो यहां पर एक बात आती है अब ये वाला फॉर्मूला इसका हो सकता है, और फर्मी डिराक का फॉर्मूला क्या होता है? ओम इज इक्वल टू Gi फैक्टोरियल अपॉन Ni फैक्टोरियल Gi माइनस Ni फैक्टोरियल। तो Gi इज ग्रेटर देन Ni होता है। यहाँ पर Gi की जो वैल्यू होती है वो Ni से ज्यादा होती है, ये आपने याद रखना है। Gi माइनस Ni फैक्टोरियल, इस तरह से हमने करना होता है। तो इन केस ऑफ फर्मी डिराक, नंबर ऑफ जी लेवल, मतलब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल ज्यादा होंगे पार्टिकल से, नंबर ऑफ पार्टिकल से हमेशा, अदरवाइज फर्मी डिराक फेल हो जाएगा। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरे पास टू ऑब्जेक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात, मेरे पास कोई दो चीजें हैं, टू ऑब्जेक्ट है ना, या टू पार्टिकल्स है। यहाँ तीन चीज आ रही है आपकी, एक तो Ni नंबर ऑफ पार्टिकल, एक आ रही है आपकी Gi नंबर ऑफ लेवल्स, कितने लेवल्स हैं हमारे पास। ओके, किस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, Ni Gi, इस तरह से ये तीन चीज हमारे पास है अवेलेबल यहाँ पर।
और कितनी एनर्जी लेवल्स है ई आई, कितने एनर्जी लेवल्स में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, तीन चीज मेरे पास होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल, जो टोटल कितने होते हैं, एन हो सकते हैं, एनर्जी लेवल जो टोटल कितने हो सकते हैं, ई हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन, EI, और ये टोटल कितनी हो सकती है, ई स्टेट्स G1, G2, G3 एंड GI, ये टोटल नहीं पता होती। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1, N2, N3 एंड Ni, ये टोटल कितने हो सकते हैं, N। तो किसी भी स्टेट में हम पार्टिकल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन इंडेक्स, ऑक्यूपेशन इंडेक्स कैसे निकालते हैं, ऑक्यूपेंसी, है ना। जैसे पार्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ ए एट एनर्जी लेवल EI, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी लेवल EL, किस तरह से दे सकते हो आप, वो किस इस तरह से दी जा सकती है, NI अपॉन GI, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी हो गई कि उस लेवल में कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं, NI अपॉन GI, दिस इज द ऑक्यूपेंसी, या इसको ऑक्यूपेशन इंडेक्स कहते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्यूपेशन इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इसको ऑक्यूपेशन इंडेक्स भी नाम दे सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी एट ए पार्ट ऑफ ए पार्टिकल इन एनर्जी लेवल EI, तो ये NI अपॉन GI से दे सकते हैं। ओके, NI उसमें पार्टिकल है और GI उसके पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी। तो इस तरह से हम वो ये चीज दे सकते हैं। तो अगर हम जैसे हम बात करते हैं, अगर हम जैसे बात करते हैं, कैसे बात करेंगे जैसे जैसे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ स्टेट निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ स्टेट कैसे निकलती है, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपेंसी ऑफ ए स्टेट, ये स्टेट है यहाँ पर, स्टेट एट एनर्जी लेवल EI, एट एनर्जी लेवल EI पर अब जैसे अब जैसे दो पार्टिकल्स है मेरे पास, A
दो सिस्टम है मेरे पास, ए एंड बी, है ना। तो दो सिस्टम मेरे पास है, तो इनका जो ऑक्यूपेंसी होगी वो कैसे निकाल सकते हैं। ए और बी अलग अलग है मेरे पास, तो इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, ये जस्ट ऐसे हो जाएगा, ए प्लस बी फैक्टोरियल अपॉन ए फैक्टोरियल ऑफ बी फैक्टोरियल। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है मुझे, तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूं, फैक्टोरियल ए प्लस बी का फैक्टोरियल टोटल ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल। तो इन जनरली हम ऐसे ही निकालते हैं क्लासिकल पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरे पास इस तरह की कोई सिस्टम है, ये मेरे पास कोई सिस्टम है और ये मेरे पास एनर्जी स्टेट्स है, 1 2 3 4। अब इनमें पार्टिकल्स को रखना है, तो यहाँ पर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, सारे पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल लाइक है, इस तरह से। तो कितने पार्टीशंस हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पार्टीशंस हो गए, तो यहाँ पर तो ये आए, यहाँ पर पार्टीशंस कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सेल है, 4 पार्टीशंस हैं, 1 2 3 4, तो एक कम है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अगर आई सेल होंगी तो कितने पार्टीशंस होंगे, GI-1 पार्टीशंस। इस तरह से आप याद रखो, एंड NI पार्टिकल्स, इस तरह से हमारे हो गए। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो किस तरह से बनेगा, नंबर ऑफ बेस कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, NI प्लस GI-1 फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल और GI-1 फैक्टोरियल। ये हो गए ना, इतने पार्टीशंस हो गए, इतने इतने पार्टिकल्स हो गए। तो ये नंबर ऑफ बेस आ गया NI पर ना। NI पार्टिकल्स को कैसे हमने दो इतने पार्टीशंस में रखना है, ये नंबर ऑफ बेस को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, नंबर ऑफ बेस को बता रहा है आपको। तो यही फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर कि जब हम NI पार्टिकल्स की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से लिखा जाएगा। ओके, अब टोटल पार्टिकल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस पे पाई आई लग जाएगा, N1 N2 N3 N लाइक दैट। इसको इस तरह से लगा देंगे, टोटल पार्टिकल्स को समेशन कर देंगे मल्टीप्लीकेशन का, तो पाई आई लग जाएगा इस पे। अगर हमने टोटल n पार्टिकल्स को, कंप्लीट n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसमें हम समेशन कर सकते हैं पाई आई NI प्लस GI-1 फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल GI-1 फैक्टोरियल। इस तरह से कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब हमारा क्या है, इतने पार्टीशंस हैं, इतने पार्टिकल्स हैं, NI पार्टिकल्स है, पता नहीं मुझे कहाँ पर कौन सा रखना है क्योंकि इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो मैं दो चीज देखूंगा, यहाँ पर तो डिस्टिंग्विशेबिलिटी थी पार्टिकल की, है ना। तो पार्टिकल की डिस्टिंग्विशेबिलिटी थी, तो मैंने क्या किया कि ए प्लस बी फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल। बट यहाँ पर क्या है, डिस्टिंग्विशेबिलिटी नहीं है, तो ये मेरा हो गया NI को रिप्रेजेंट कर रहा है
और ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जीआई को, कितनी स्टेट्स है मेरे पास। तो स्टेट्स में पार्टीशन कितने हैं, 1 2 3 4 पार्टीशन है, 5 स्टेट्स में 4 पार्टीशन है, तो आई स्टेट में एक कम पार्टीशन होगा और जी एन आई पार्टिकल्स हो गए। तो इस तरह से ये फॉर्मूला मैं डिराइव कर लेता हूँ। ड्राइव का मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला मेरा इस तरह से हो सकता है। ओके, तो यहां से हम ये वाली चीज याद रखेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें उस वाली स्टैटिस्टिक्स की जिसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा जी आई एन आई, जी आई माइनस एन आई, इसमें ज्यादा स्टेट्स होनी चाहिए, पार्टिकल्स कम होने चाहिए। तो ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखो, है ना। जैसे आप एक हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपका गेट 18 का क्वेश्चन है, गेट एग्जाम में आया है 2018 में। थ्री पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स are we distributed in 4 non-degenerate energy level, are we distributed in 4 non-degenerate energy levels। energy levels, the possible number of ways of distribution, the possible number of ways of distribution पहला for distinguishable particles, दूसरा for identical bosons, ओके। अब क्या बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, यू हैव ऑप्शन। फर्स्ट के लिए 24, सेकंड के लिए 4, बी ऑप्शन। फर्स्ट के लिए 24, सेकंड के लिए 20, सी ऑप्शन। फर्स्ट के लिए 64, सेकंड के लिए 20, डी ऑप्शन। फर्स्ट के लिए 64, सेकंड के लिए 16। इस तरह के आपके डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने आंसर बताना है। इज इट क्लियर? आपने क्या बताना है, आंसर को बताना है। तो आप सिंपली से क्या करना है आपने, कितने पार्टिकल है, देयर आर 3 particles are be distributed in 4 non-degenerate energy level। तो पार्टिकल्स कितने हैं, एन आई की वैल्यू कितनी है 3 और जी आई की वैल्यू कितनी है 4, ये आपको दिया हुआ है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया है आपको कि जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं किस तरह के हों, पार्टिकल्स की बात करते हैं ये वाले हो, किधर चला गया, ओके। कौन से पार्टिकल्स हो मेरे पास, ये वाले पार्टिकल्स हो। तो जब पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, जब मतलब लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो ओम की वैल्यू कितनी होगी, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल है तो ओम की वैल्यू क्लासिकल में क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, जी आई रेस टू पावर एन आई। तो जी आई कितना है 4, रेस टू पावर एन आई कितना है 3। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64।
ये आंसर हो गया। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा फॉर्मूला हमने ये बताया था कि जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल बोसॉन्स की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं, ओम Ni के लिए कैसे दे सकते हैं, Ni प्लस Gi माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल Ni Gi माइनस 1। Ni कितना है 3 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया 3 प्लस 3 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो दिस इज 6 5 और कितना आएगा 6 5 4 4। फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 को लिख दो 3 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे 20। तो जो आपका आंसर आ गया 64 और 20, तो दिस इज द आंसर 64 एंड 20। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। कोई भी मेरे लिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ तो ये फॉर्मूला आपको याद होने बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें तो आज तो कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया, फिर आगे तभी पढ़ेंगे जब बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे ना। तो अभी यहीं तक रहने देते हैं अगमजोत। ओके सर। आगे तभी बढ़ेंगे तब बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे ना, तो फिर वो उनका रह जाएगा। तो मैं डिस्कस करता हूँ आज ज्वाइन क्यों नहीं किया, बाद में बात करेंगे, ठीक है।